एक ख़ास मेंटल डिसऑर्डर, एक ख़ास मेंटल कंडीशन के हवाले से जिसे हम ऑटिज़म कहते हैं, अमेरिका में एक रिसर्च हुई है और उसके बाद अमेरिका के जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने लगातार बैक टू बैक कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस मेंटल डिसऑर्डर के हवाले से ये इंकशाफ किया कि 400% इजाफा सालाना तौर इस मुल्क में हो रहा है इस मेंटल डिसऑर्डर के उन लोगों के हवाले से जो इसमें मुब्तला हो रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि अमेरिका जैसा मुल्क जो एक बड़ा ताकतवर मुल्क है, अमेरिका के हवाले से हम जानते हैं कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क, और ऐसे मुल्क में अगर ऑटिज़म जैसे मेंटल डिसऑर्डर के हवाले से ये आदत शुमार है, तो दूसरे ममालिक के हवाले से जो है बात समझी जा सकती है कि मामलात कितने बिगड़े होंगे। ऐसे में आज हमने ये ज़रूरी समझा कि चूँकि कई वालिदैन हैं जिनके घर में कोई ऐसा बच्चा हो, उनके लिए बड़ी आजमाइशों वाला मामला होता है, तो उनके लिए कारगर मशवरे फराहम करने की गर्ज से हमने एक माहिर को प्रोग्राम में मौजूद किया है जो ऑटिज़म की इस तकलीफ में या चैलेंज में मुब्तला लोगों की रहबरी के हवाले से या उनके अफराद खाना के रहबरी के हवाले से, खासकर वालिदैन को एक प्रॉपर डायरेक्शन देने के हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर उमर नज़ीर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका तशरीफ़ आवर होने के लिए। खैर मकदम आपका, आपको इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ करने के लिए बहुत बहुत खैर मकदम आपका। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठंड भरी सुबह में आप तशरीफ़ आवर हुए, हमें अच्छा लगा। ये मौजू अपने आप में बहुत अहम है, बहुत ख़ास है और बहुत हसास भी है। तो इससे कबल कि हम उस रिपोर्ट की ओर आ जाएं अमेरिका में जो जारी हुई और फिर एक प्रेस नोट के ज़रिए अखबारात और जरीदों तक ये खबर पहुंचाई गई कि अमेरिका जैसे मुल्क में 400% का इजाफा हो रहा है सालाना तौर। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये मेंटल डिसऑर्डर है, एक आम इंसान की इतला के लिए इन लेमेन्स लैंग्वेज ये होता क्या है? ऑटिज़म को अगर हम डिफाइन करेंगे, ये एक स्पेक्ट्रम होता है। सबसे पहले मैं नाजरीन को एक चीज़ बताऊं, ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं है, ठीक है? ये कोई डिजीज़ नहीं है जिसको हम ठीक कर सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है, इन बच्चों में क्या होता है कि इनकी जो सोचने और समझने की सलाहियत होती है, जो डेवलपमेंटल नेटवर्क और डेवलपमेंटल पाथवे होता है, वो एक दूसरे तरीके से बनते हैं। They think in a different way. हाँ, ये एनवायरनमेंट को डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं। ये एक एनवायरनमेंट को, सपोज यहाँ पे शोर होगा, यहाँ पे किसी ने नॉइज प्रोड्यूस किया, हमारा ये होगा कभी कि हम उससे अफेक्ट नहीं हो जाएंगे, छोटा मोटा, हाँ, ऐसा बच्चा होगा वो बहुत इरिटेट होगा, उसका जो सेंसरी सिस्टम है वो और स्टिमुलेट होगा उस चीज की वजह से, तो वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा क्योंकि उसका सेंसरी सिस्टम या तो अंडर डेवलप्ड है या तो ओवर डेवलप्ड है, या तो हाइपो सेंसिटिव है या तो हाइपर सेंसिटिव है, ठीक है? तो इनको जो ये मोस्टली क्या करते हैं, ये सोशली अलोन रहते हैं। ये बच्चे, ऐसे बच्चे दूसरों बच्चों से मिलते नहीं, हाँ बिल्कुल अलग रहते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते। इनका सोशल और कम्युनिकेशन अफेक्टेड होता है, सोशल कम्युनिकेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत सारे केसेस में देखी गई नहीं होती है, ठीक है? ऐसे बच्चे, कुछ बच्चे देखे गए बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे देखे गए बहुत हाइपो एक्टिव होते हैं, ठीक है? तो मोस्टली जो इनमें अफेक्ट होता है दैट इज सोशल इंटरेक्शन। ये एक दूसरे से, दूसरे बच्चों से मिलते नहीं है, खेलते नहीं है, ठीक है? एक दूसरे से आपसे अपनी नीड्स, हाँ, इनका जो अपना तरीका होता है अपनी नीड एक्सप्रेस करने का, अपनी चीज़ों को बोलने का, वो बहुत डिफरेंट होता है। और हम क्या करते हैं एज अ पेरेंट, एज ए सोसाइटी, हम क्या करते हैं, हम उनको फोर्स करते हैं कि आप हमारी तरीके से समझो, आप हमारी तरीके से चीज़ों को समझो और इनको बांटो, बल्कि असलियत ये है कि हमें उनके तरीके समझना है, उनकी वीकनेसेस को अंडरस्टैंड करते हुए हमें उनकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, तो ये जो ऑटिज्म है, इसमें ये एक स्पेक्ट्रम है, ये एक नहीं है, इसमें बहुत सारी ऐसे, अगर दो बच्चों को सेम डायग्नोसिस हुआ है तो एक अलग हो सकता है, दूसरा अलग हो सकता है। सब कतई कलमी बापत माजरत खा, ये तो ऐसे जे ऑटिज्मस मज यम जन की मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल कंडीशन अथ मज मुबतला इंसान गसान अत की खास वजूहत लबन आमत, मोरूसी मा या खेन चनुक मा आमल दखल, माहौल मा आमल दखल? अत मज वारिया वजूहत आसान, अत मज जेनेटिक अख मेन अख रीजन, यह हेरिडिटी वनान, यह जीनो पे यह अमिक फाउंडेशन बेस कर क्या, यह बिल्कुल जेनेटिक फाउंडेशन बेस अम पे क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स यथ मज वन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मज मदर डिप्रेशन शिकार सम मेडिकेशन ज्यादा कर, सम स्ट्रेस शिकार सम अल्कोहल कंजप्शन कर, या तमिस तीस स्ट्रेस में साइकेट्रिक ड्रग्स यूज कर, तम या तीत ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्फेक्शन गोमुत, या कह तुथ इलाकस मज रोजान तिस इंडस्ट्री रिलेटेड यथ जन टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर, जहरील गैस प्रोड्यूस कर, या कह वर्कर तत काम कर, या कह मदर तत काम कर, यमिस यमन चीजन क्या इन्फेक्शन गोमुत तिमन मज, अलबत्ता अख नून तो प्रोबेबल काज पूरे दुनिया मज वनकस बिल्कुल बिल्कुल अत मज वनकस यस बह तुम वन अम ब्रोह जिक्र कोर अमेरिका मज डोनाल्ड ट्रंप तक प्रेसिडेंट बैक टू बैक सितंबरस मज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस गई, तमिक रीजन क्या तम पे क्या रद्द अमल आव दुनिया मज पेश, तो पे
अमेरिका जैसे कंट्री ने उन्होंने इसके लिए क्या किया उसके बाद, एक नून और प्रोबेबल काज पूरी दुनिया में नहीं है। हम बोल रहे हैं कि ये कॉज हो सकता है, ये कॉज हो सकता है, ये कॉज, अभी इस पे रिसर्च बहुत जारी है। लेकिन जेनेटिक्स इस पे बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन है। जेनेटिक्स क्या, एनवायरमेंटल कॉजेज में बहुत सारी चीज़न है, बहुत सारे रीजन है, जैसे मैंने बोला टॉक्सिन्स, इन्फेक्शंस, ये सब, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। एक और टर्म जो अभी यहाँ हमारी सोसाइटी में बहुत प्रेवलेंट है, जिसको वर्चुअल ऑटिज्म के नाम से जाता है। वर्चुअल, अगर एक्चुअली हम साइंटिफिक तौर से देखेंगे, वर्चुअल ऑटिज्म कोई चीज़ होती नहीं है। अच्छा, नहीं होती है, नहीं होती है। हम बोलते हैं कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे शिकायत करते हैं कि जी हमने, हमारे बच्चे ने बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखा है, ठीक है, बचपन से लेकर अभी दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, ठीक है, वो उसको फ़ोन देते हैं, वो बिजी रहता है, ठीक है, 4-5 घंटे फ़ोन रखने के बाद उसका वो उसको वर्चुअल ऑटिज्म नहीं कहते, उसका सोशल कम्युनिकेशन डाउन होता है, उसके लैंग्वेज डिले होता है, बहुत सारे देयर आर द सिम्टम्स दैट लुक लाइक ऑटिज्म। ठीक है, तो उसको वर्चुअल ऑटिज्म का नाम नहीं दे सकते। नहीं, ऑटिज्म नहीं, ऑटिज्म एक अलग चीज़ है, वर्चुअल ऑटिज्म कोई चीज़ होती नहीं है। ठीक है, या जदीद दौर की एक इस्तेमाल है, एक नई टर्मिनोलॉजी। हाँ, ये बोलते हैं कि हमें स्क्रीन टाइम से वर्चुअल ऑटिज्म होगा, इट इज़ नॉट लाइक दैट। हाँ, हम जो स्क्रीन टाइम से जो ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स एक बच्चे में देखे गए हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम किसी न किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं बाद में। जो लैंग्वेज डिले, कम्युनिकेशन डिले हो सकता है, ये स्पेसिफिकली स्क्रीन एक्सपोजर से हुआ होगा, स्पेसिफिकली ये स्क्रीन एक्सपोजर से हुआ होगा। हम अभी, हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कंप्लेंट करते हैं, सर हम दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, हमारे बच्चे ने 4 से 5 घंटे स्क्रीन टाइम डेली देखा, और आप उसके नताइज, मतलब आप बिल्कुल हैरान को नताइज देखेंगे कि उन बच्चों में कैफियत कैसे होती है। एक कार्टून लैंग्वेज होती है, क्या, एक ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, ऐसी चीज़ें होती है, एग्रेशन होता है, ठीक है, किसी चीज़ को समझने, और पेशेंस तो बिल्कुल जीरो होता है। बिल्कुल सही है। और ये मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने के हवाले से कुछ अर्सा कबल मैं डॉक्टर सुशील राजदान का एक वीडियो भी देख रहा था, सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ, और वो भी यही मशवरे दे रहे थे आप ही की तरह कि वालिदैन को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने बच्चों के साथ सर्फ करें और मोबाइल फ़ोन का उन्हें कम इस्तेमाल करने दें, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि पहले वालिदैन खुद तो मोबाइल फ़ोन का कम इस्तेमाल करें। आप बच्चों को ब्लेम करते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वालिदैन तो उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये एक ऐसी कैफियत है या एक ऐसा मामला है जिस हवाले से बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। कुछ वक्त के लिए मोबाइल फ़ोन को ऑफ़ कर दें, और उससे आप ख़ुद को भी थोड़ा सा आराम देंगे, अपने जहन को, अपनी फ़िज़ीक को, और फैमिली टाइम गुजार पाएंगे अपने अफराद खाना के साथ। आपसे जाना चाहेंगे, क्योंकि हमने भी देखा है कि रिपोर्ट में ये दर्ज हुआ है कि अभी दुनिया भर में इसके जो केसेस हैं ऑटिज्म के, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और देखा गया कि हर एक जगह में वैरी करता है, कहीं पे कम केसेस हैं, कहीं पे ज़्यादा केसेस हैं। और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे इसके पीछे क्या रीजंस हैं, और पेरेंट्स के लिए बिलखसूस क्या मैसेज है इस रिपोर्ट के अनुसार, और एज वेल एज अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, वो इस रिपोर्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ये जो रिपोर्ट है एक्चुअली एक जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जिसको हम बोलते हैं सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो यूएस का डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक सब डिपार्टमेंट के तौर पर आप बोल सकते हो ADDM जिसको बोला जाता है, ऑटिज्म एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ मॉनिटरिंग नेटवर्क, ये उन्होंने एक नेटवर्क बनाया था। इनको 2022 में ये काम दिया गया था। आप डिफरेंट लोकेशंस पे, ये यूएस के डिफरेंट लोकेशंस पे आप देख लीजिए कि ऑटिज्म के केसेस कितने हैं, और ऐसे बच्चे कितने हैं जिनके ऐसे जैसे सिम्टम्स हैं, और डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके कुछ ऐसे केसेस हैं, उनमें देख लीजिए आप ऐसी शरह कितनी है, कितनी परसेंटेज है। तो इन्होंने जब ये काम लिया है, जो रिसेंट जो जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, जिसमें सितंबर में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बैक टू बैक 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, क्योंकि उसमें देखा गया है सर्ज ऑफ 400% फ्रॉम लास्ट ईयर। तो ये देखा गया है 400% ये बढ़ गया है। जैसे आपने बोला है कि इसमें कि डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग रेट पाई गई है। जैसे टेक्सास की हम बात करेंगे 1:103, 103 बच्चों में एक बच्चा ऑटिस्टिक पाया गया है। कैलिफोर्निया में 19 बच्चों में एक बच्चा ऑटिस्टिक पाया गया है, ठीक है, अंडर द एज ऑफ 8 ईयर्स हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट इसमें देखा गया है, हाँ डिफरेंट रेशो है, इसमें देखा गया है कि स्क्रीनिंग ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे नहीं कि केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, सर्विसेज अब लोग ज़्यादा अवेल कर रहे हैं, स्क्रीनिंग बढ़ गई है, प्रोफेशनल्स ज़्यादा ट्रेन हो गए, तैयार हो गए, डॉक्टर्स को इस बारे में ज़्यादा ट्रेन किया गया, थेरेपिस्ट्स को इस बारे में ज़्यादा ट्रेन किया गया। इस वजह से ये जो रेशो है ये सामने आ रहा है। इससे पहले भी केसेस थे, लेकिन वो स्क्रीन आउट नहीं हो पा रहे थे। हाँ, अर्ली एज में वो स्क्रीन आउट नहीं हो पा रहे थे। अब उन्होंने ऐसे प्रोसीजर्स, ऐसे स्क्रीनिंग टूल्स लाए हैं, जिन्होंने डिफरेंट सेक्शंस में हेल्थ डिपार्टमेंट, डिफरेंट जैसे स्कूल्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया, टीचर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। तो इसमें बहुत सारे स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स इन्होंने यूज़ किए। जैसे मैं कुछ 2-4 टूल्स का जिक्र करूंगा। कुछ पेरेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, कुछ टूल्स पेरेंट्स खुद भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ टेस्ट्स, और कुछ प्रोफेशनल्स के पास जो स्पेशली ट्रेंड प्रोफेशनल
प्रोफेशनल्स, थेरेपिस्ट्स या स्पेशलिस्ट्स इस चीज़ के होंगे, वो कर सकते हैं। जैसे एक टूल है एडॉस, ऑटिज्म डेवलपमेंटल या ऑब्जर्वेशन स्केल जो है, या कार्स है, या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम रेटिंग स्केल है, या बिहेवियर असेसमेंट स्केल है, या गिलियम ऑटिज्म रेटिंग स्केल है। ये डिफरेंट स्केल्स है जो इन्होंने बनाई थी और एज ग्रुप ऑफ 4 to 8 ईयर्स पे इन बच्चों पे ये स्केल्स यूज़ की थी। ओके, तो ये बताइएगा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक अहम सवाल जो अभी मेरे जहन में उभर रहा है वो ये कि कब एक पेरेंट को ये पता चल सकता है कि खुदा न खास्ता उसके बच्चे में ये डेवलपमेंटल इशू है? एक पेरेंट को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पता चल सकता है। जैसे हम बात करेंगे, हाँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, 3 मंथ्स में एक बच्चा स्माइल कर लेता है, हाँ 6 मंथ्स में वो लोगों की तरफ देखता है, जैसे रेस्पॉन्ड कर सकता है साउंड को, ठीक है। जैसे ये डिफरेंट माइलस्टोन्स है। 9 मंथ्स में वो दूसरे लोगों में इंटरेस्ट देता है, जैसे माँ बाप या अंकल आंटी कजन्स में इंटरेस्ट देता है। ऐसे ही 12 मंथ्स में वो पहला वर्ड बोलता है, जैसे मामा बाबा दादा, ठीक है। 18 मंथ्स में वो क्या करता है, वो इंडिपेंडेंटली वॉक करता है, ठीक है। वैसे ही 2 इयर्स में बच्चा सिंपल वर्ड्स बोलता है या 2 वर्ड्स को मिलाता है, 2 वर्ड्स को कंबाइन करता है, ठीक है। या 6 to 20 उसकी वोकैबुलरी होती है, वो करता है। और 3 इयर्स में सेंटेंसेस में ये बात कर लेता है। ये जो एक डिफरेंट माइलस्टोन जो हम ट्रैक कर रहे हैं, अगर एक पेरेंट को लग रहा है कि मेरे बच्चे में सोशल स्माइल एब्सेंट है, मेरा बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, ये जब कुछ बोल रहा है ये मेरे से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, मेरा बच्चा मेरी तरफ देख नहीं रहा है, मेरा बच्चा साउंड को रेस्पॉन्ड नहीं, मैं इसको बुला रहा हूँ, इसका जो भी नाम है, ठीक है, मैं इसको जब बुला रहा हूँ मेरा बच्चा इस साउंड को रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग्स एक पेरेंट के लिए होते हैं। उनको एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे मैं आपको ज़िम्नन एक बात अर्ज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस ने ये कंपलसरी बताया है सब बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे पैदा हुए एट द एज ऑफ 18 मंथ्स एंड एट द एज ऑफ 24 मंथ्स, उनके लिए ऑटिज्म स्क्रीनिंग कंपलसरी है, कंपलसरी बना दी है। हाँ, तो ये चीज कि चाहे बच्चा आपका नॉर्मल है, चाहे इसमें कोई सिम्टम है, बट एट द एज ऑफ 18 मंथ्स आपको एक स्क्रीनिंग टूल के थ्रू जाना है, वेदर एमचैट RF है, वेदर वो डिफरेंट टूल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, और एट द एज ऑफ 24 मंथ्स, ताकि कोई केस मिस ना हो जाए, जिस वजह से बहुत अच्छी पहल है, अच्छी हाँ। तो इसी वजह से जो मैंने डिफरेंट माइलस्टोन्स आपको, डिफरेंट एज रिलेटेड माइलस्टोन्स आपको बताए, पेरेंट को लग रहा है अर्ली में ये मेरा बच्चा बैठ नहीं रहा है एक जगह, ये उधर इधर जा रहा है, इसकी सिटिंग टॉलरेंस बहुत पुअर है, ये एक जगह नहीं बैठ रहा, मैं इसको आवाज दे रही हूँ, मैं इसको आवाज दे रहा हूँ, ये नहीं मेरी बात सुन रहा है, ये जा रहा है। क्या पज अमिस गोडनिच काम क्या पज अमिस पेरेंट्स करने गरकिस बच्चस करन? गोडनिची काम पज अमिस करन कि अमिस पज कंसर्न स्पेशलिस्टस निश गसन। अगर अमिस मस बासन छु वेदर ये एक डोल्ड्रम है कि वेदर ये कोई सिम्टम है कि नहीं है, सबसे पहली चीज जो हम करते हैं, हमारे पेरेंट्स यहाँ पे करते हैं, वो गूगल करते हैं। जब वो गूगल करते हैं इस चीज को, हाँ, उनको ऑटिज्म जैसा वर्ड आता है, फिर वो डायरेक्ट जंप करते हैं ट्रीटमेंट क्या है, वो सुनते हैं इसका शायद ट्रीटमेंट नहीं है, और वो इतना डिप्रेशन और इतना स्ट्रेस का शिकार होते हैं कि जो वो अर्ली इंटरवेंशन के ईयर्स होते हैं, जो वो बच्चों पे सर्व करते हैं, वो खो देते हैं। लेटर ऑन उस बच्चे पे जब वो काम स्टार्ट करते हैं, जो 90% काम 0 to 8 ईयर्स से 10 ईयर्स में हो सकता था, ठीक है, वो मिस होता है, जो बहुत बड़ा क्रूशियल टाइम पीरियड होता है इन बच्चों के लिए, वो मिस होता है। अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम्स लगते हैं, आप तुरंत एक साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन के पास जाओ, ऑटिज्म स्पेशलिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, या डिफरेंट थेरेपिस्ट, रैब थेरेपिस्ट, जो भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, वो इस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको डिफरेंट टूल्स के थ्रू, आपको स्क्रीनिंग टूल्स, डिफरेंट टेस्ट्स होते हैं, वो करेंगे। अगर उनमें लगेगा कोई सिम्टम पाया गया या कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो अर्ली इंटरवेंशन पीरियड आपको सजेस्ट करेंगे, आप अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज ले लो, तो आपके जो बच्चे के सिम्टम्स है, अगर खुदा ना खास्ता वो ऑटिज्म नहीं होगा, जो भी थोड़े बहुत सिम्टम्स है वो रिकवर हो जाएंगे, बच्चे को, पेरेंट को कोई नुकसान नहीं है। अगर ऑटिज्म होगा तब भी फायदा हो सकता है अर्ली इंटरवेंशन से, तभी उसी से फायदा होगा, उसके बगैर कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। जैसे मैं आपको, आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा वो इतनी ब्रेकिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों थी। उसमें 2 चीज़ें थी, 2 चीज़ें जो बहुत अहम है, जो सारे नाजरीन को मैं बताना चाहता हूँ, बहुत अहम थी 2 चीज़ें, जिस वजह से पूरी दुनिया में उसने तहलका मचाया है। एक ये कि उन्होंने पहली बार एक ड्रग लाया है जिसका नाम है लीकोवरिन, ठीक है, और इसमें यह ब्रेक किया गया, लीकोवरिन एक प्रोबेबल ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है, एक चीज़। दूसरा चीज़, उन्होंने एक ब्लेम किया पैरास्टामोल, एस्टोमेफ्रिन जो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डॉक्टरों को बहुत रेस्ट्रिक्टली, बहुत सेफली यूज करना चाहिए, ठीक है, उसका लिंक किया गया ऑटिज्म के साथ, ठीक है। ये 2 बातें सामने आ गई। एक तो पैरास्टामोल की जब हम बात करेंगे, पूरी दुनिया में अभी इतनी सर्वे, इतनी रिसर्च इसको सपोर्ट नहीं कर रही है ज़्यादा, कि वेदर पैरास्टामोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इससे ऑटिज्म के फीचर, बट उन्होंने FDA ने ये भी बताया है, जो CDC है, उन्होंने ये भी बताया कि आप इसको बड़े एहतियात के तौर पर इस्तेमाल करो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। छोटा मोटा हेडेक या छोटे मोटे फीवर के बाद आप डायरेक्टली पैरास्टामोल पे मत आ जाओ, ठीक है। ये एक सेफ्टी मेजर है, अगर हम भी, हमारे डॉक्टर्स भी इसको यूज कर सकते हैं, तो एक बेटर ऑप्शन है। हमें बड़ी एहतियात के साथ पैरास्टामोल को यूज करना चाहिए, जब तक हमें प्रॉपर रिसर्च इस चीज़ में आएगा।
दूसरी एक चीज जो लीकोवेरिन ड्रग है, लीकोवेरिन फॉलिनिक एसिड होता है जिसको हम विटामिन B9 बोलते हैं। अच्छा। ये आयरन की वो फॉर्म होती है जो बहुत इजीली एब्जॉर्ब होती है। अब क्या होता है इन बच्चों में, क्या होता है मोस्टली इन बच्चों में पाया गया सेरेब्रल फोलेट डेफिशिएंसी। जैसे मैं आपको आम अल्फाज में बोलूंगा कि इन बच्चों के ब्रेन में जो आयरन होना चाहिए वो नहीं होता है। उनके बॉडी को अगर आप आयरन टेस्ट करोगे वो नॉर्मल आएगा, उनके ब्लड में होता है, ठीक है, लेकिन ब्रेन में नहीं होता। उसका एक रीजन है, इनकी एक एंटीबॉडी ब्रेन में होती है जो इस चीज को अलाउ नहीं करती है, जिससे इनका अटेंशन, कॉग्निशन, कंप्रहेंशन बहुत डाउन हो जाता है इन बच्चों का, ठीक है। अब ये देखा गया कि ये जो सेरेब्रल फोलेट डेफिशिएंसी है, ये जो आयरन की डेफिशिएंसी इनके ब्रेन में पाई गई है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो फॉलिनिक एसिड इन्होंने एक अल्टरनेटिव बनाया है कि फॉलिनिक एसिड एक ऐसे है जो इस एंटीबॉडी को बाईपास करती है और ब्रेन इसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और इनके देखे गए कुछ केसेस में, लिमिटेड रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ, सैंपल्स की बात कर रहा हूँ, देखा गया इनका लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, कंप्रहेंशन बढ़ गया है। तो लीकोवेरिन को दुनिया के सामने एक ऐसे लाया गया कि सब लोग बोल रहे हैं कि शायद लीकोवेरिन ही एक ट्रीटमेंट, हाँ एक होप, एक वो बिल्ड हो गया। लेकिन मैं नाजरीन को बताना चाहता हूँ लीकोवेरिन इज नॉट द ओनली ऑप्शन। अच्छा, वो सिर्फ ऑप्शन नहीं है। हम क्या करते हैं, हम इन बच्चों के लिए एक फ्रैट टेस्ट करते हैं, फोलेट रेसिस्टेंट एंटीबॉडी टेस्ट होता है, एक ब्लड टेस्ट होता है। मुझे लग रहा है जहां तक मेरी नॉलेज है यहाँ पे कोई लैब नहीं करती है, ये यूएस की लैब्स करती है, ठीक है। मे बी यहाँ की कुछ लैब्स वो सैंपल्स बाहर लेती है, वहां से एक ब्लड टेस्ट लिया जाता है। उसमें अगर ये पॉजिटिव आता है कि इसको ये एंटीबॉडी उसके ब्रेन में है, ठीक है, तो इसको लीकोवेरिन ड्रग स्टार्ट किया जाता है। ये इस को बाईपास करता है और इसकी जो सेरेब्रल फोलेट डेफिशिएंसी होती है वो ठीक हो जाती है। ड्रग यहाँ हमारे मुल्क में भी अब दस्तयाब है। हाँ, इस डिफरेंट ब्रांड नेम से यहाँ पे भी अवेलेबल है, ठीक है। सर, अगर अब किसी बच्चे में ऑटिज्म हुआ तो पेरेंट्स इन केस, क्या आप पेरेंट्स को भी किसी तरह की ट्रेनिंग उस टाइम पर देते हैं कि ऐसे बच्चों को कैसे डील किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है? और आप इलाज की अभी बात कर रहे थे, किस तरह का इलाज आप देते हैं और बच्चे कुछ टाइम के बाद उनमें बेहतरी आ सकती है, पूरी तरह से वो नॉर्मल हो सकता है? देखो, पेरेंट्स के लिए आपने बहुत अच्छी बात की। इसमें जितना स्पेशलिस्ट का रोल होता है उससे 10 टाइम्स नहीं, उससे 50 टाइम्स पेरेंट्स का रोल रहता है। मैंने आज तक थ्रू आउट इंडिया जितने भी केसेस देखे हैं, जो भी मैंने ASD के केसेस देखे हैं, डिफरेंट स्टेट, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया में जिनमें मैंने केसेस देखे हैं, मैंने ये पाया है, एक खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस और एक खुद का रिसर्च, जिसमें पेरेंट ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो केसेस बहुत आगे बढ़ते हैं, जिसमें पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हमारे पास केसेस आते हैं, हमने इसको पहले एक बेसिक स्क्रीनिंग की, बेसिक असेसमेंट किया, इसका जो प्रोसीजर है वो किया। उसके बाद अगर हमें पता चला कि इसके सिम्टम्स ASD है, अगर अर्ली एज में, एट द एज ऑफ 2 years, एट द एज ऑफ 1 year या 3 years में, हम इसको एकदम सर्टिफाई नहीं करते हैं ये ASD वाला बच्चा है, ऑटिज्म वाला बच्चा है। हम देखते हैं, उसकी सेंसरी प्रोफाइलिंग करते हैं। सेंसरी प्रोफाइल करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें हाइपर सेंसिटिव है, हाइपो सेंसिटिव है, सेंसरी जो माल फंक्शनिंग है उसको देखते हैं डिफरेंट तरीके से, जो डिफरेंट स्केल्स होती है, प्रोसीजर्स होती है, उनको अप्लाई करने के बाद उसके बाद अगर हमें लगता है ये बच्चा बोल नहीं पा रहा है, ये बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, इस तरीके से हम स्पीच थेरेपी के लिए एडवाइस करते हैं। अगर हमें लग रहा है कि इस बच्चे में सेंसरी, इनसे हम सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए एडवाइस करते हैं। अगर हमें लग रहा है कि बहुत हाइपर एक्टिव बच्चा एक जगह नहीं बैठता है, इसमें डिफरेंट बिहेवियरल इश्यूज है, हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए एडवाइस करते हैं। इसमें जो रीढ़ की हड्डी है ऑटिज्म में, जो मैं सारे नाजरीन को बताना चाहता हूँ, दैट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी अर्ली इंटरवेंशन में बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छे ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोसीजर से आप गुजरे, या सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी बहुत अच्छे से हो गई है, ठीक है, आपका स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन डेवलप होगा। ये इंटरडिपेंडेंट है, आपके डिफरेंट और बाकी जो डोमेन्स है वो डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास पेरेंट आता है, वो बोलता है सर जैसे डायग्नोज हुआ है, सर मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है, ये कब तक ठीक होगा? बिल्कुल, वो अगर हम उनको बोलेंगे शायद ये इस टाइमलाइन तक ठीक नहीं होगा, वो डिप्रेशन में होंगे, स्ट्रेस में हो जाएंगे, और जितना वो वर्कआउट अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं शायद वो उतना भी नहीं करेंगे, ठीक है। हम उनको काउंसिल करते हैं, विद टाइम आपको प्रोग्रेस आनी चाहिए। अगर आपके बच्चे में आज ये बिहेवियर है, कल ये नहीं होना चाहिए, अगर ये चीज़ है ये नहीं होना चाहिए। बट हाँ, हम ये कभी नहीं बोल सकते कि ऑटिज्म ठीक हो सकता है, आपका बच्चा नॉर्मल हो सकता है, आपका बच्चा ये आ सकती है, हर तरीके से बेहतरी आएगी। उसका जो स्पेशल डोमेन है, जो हम बोलते हैं कि वो डिफरेंट तरीके से सोचता है, समझता है, करता है। वर्बल भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो 60% से ज़्यादा ऑटिस्टिक केसेस वर्बल हो जाते हैं, जो बात करते हैं, ठीक है। सेंसरी सेंसिटिविटीज़ रह जाते हैं उन बच्चों में, ठीक है। और अभी इस पर रिसर्च चल रहा है। अभी एक 100% जो हम बोल रहे हैं कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जैसे कोई बुखार है या कोई और चीज़ें, हमने दवाई खाई तो हम एकदम से ठीक हो गए, ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, ऑटिज्म में मुब्तला लोगों के हवाले से मैंने कहीं पढ़ा है कि इनमें कुछ अनोखी सलाहियतें होती हैं, और उन सलाहियतों को बरोए कार लाने के लिए एक माहौल पहले बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जो मुब्तला होंगे ऑटिज्म में, और फिर आपने देखा होगा कि किसी चीज़ की तरफ उनकी कोई ख़ास अटैचमेंट है, या आप देख पाए होंगे कि उनमें कोई ख़ास पोटेंशियल है। तो क्या कुछ आपकी नज़रों से आज तक गुजरा? मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको एक बात बोलूँगा
कि जैसे आपने बोला एक में एक स्पेशल टैलेंट होता है, बहुत सारे बच्चों में हमने देखा कि उनमें बहुत स्पेशल टैलेंट्स होते हैं। एक दिल्ली में हमारे पास बच्चा आता था, तो आदर्श के नाम से, जैसे हमने उस बच्चे को देखा, मुझे लगा उसको म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। मैंने पेरेंट्स को एडवाइस किया कि आप किसी म्यूज़िक टीचर या गिटार विटार ये सब उसको ले आइए, आप देखिए इस बच्चे में ये टैलेंट आप एक्सप्लोर कर लीजिए। नियर बाय वहाँ पे एक एकेडमी थी, उन्होंने अप्रोच किया उस एकेडमी में। तो जब वो बच्चा गया तो पहले उन्होंने बोला कि हम इस बच्चे को नहीं लेंगे, बीइंग ए स्पेशल चाइल्ड, क्या, क्योंकि उनमें इतना पेशेंस नहीं कि वो नॉर्मल चाइल्ड जो होता है उसको कमांड देते हैं, आपको ये करना है, आपको ये करना है, ये करना, उसके साथ बहुत हैंडल करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज वाला मामला होता है। ठीक है। तो जब उन्होंने ऐसे बोला, मैंने बोला ऐसी बात नहीं हो सकती है, वहाँ के जो एकेडमी के ओनर है, मैं डायरेक्टली उनसे एक बार बात करूंगा। तो मैं खुद गया, मैंने उनसे बात की, मैंने बोला आप इसको मौका दीजिए, अगर आपको लगेगा विद टाइम नहीं कर रहा है तो ड्रॉप हिम आउट, ठीक है, कोई मसला नहीं। उन्होंने किया। आज की तारीख में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी गाना आप बोल सकते हो। अच्छा। कोई भी गाना, अगर आपने कोई भी गाना प्ले किया, आपको बस एक लाइन बोलनी है, उसके बाद उसका वो म्यूजिक खुद से, उसका पियानो, उसका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, वो इतने फाइनली ट्यून करता है, इतने फाइनली बजाता है, इतनी चीज़ें करता है। तो इस टैलेंट को उसने बहुत सारे अवार्ड, स्टेट लेवल के अवार्ड्स दिए, डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में वो आगे आया, तो पेरेंट्स ने इसको लाया। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे, टेक्सास का एक बच्चा, यूएस की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक बच्चा था टेक्सास से लेकर शायद वो कैलिफोर्निया कि पेंसिल्वेनिया गया था। तो जब वो एयरपोर्ट पहुंचा, ऑटिस्टिक बच्चा था, एट द एज ऑफ 10 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। वहां से जब वो एयरपोर्ट से गया, एयरपोर्ट में बैठा, वहां से गया, घर पहुंचा, उसके बाद ऑन एयर जो उसने देखा, बादल देखे या जो भी देखा, नीचे समंदर जो भी देखा, बिल्डिंग्स देखे, लैंडिंग के टाइम, टेक ऑफ के टाइम, जब वो घर पहुंचा, उसने एक स्केच बनाया दीवार पे, व्हाइट कलर की दीवार थी, उसने पेंसिल से एक स्केच बनाया। वो क्लियरली उस सीन को रिजेंबल कर रहा था, टेक ऑफ के लिए लैंडिंग तक। उसके ब्रेन में वो सारी बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर था, उस टाइम क्या बिल्डिंग्स थी, कैसे थी, कहाँ पे एयरक्राफ्ट था, क्या था, यहाँ पे क्या था। एक नॉर्मल ब्रेन इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता उस तरीके से। जैसे हम भी यहाँ बैठे हैं, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, तो हम बात कर रहे हैं, शायद हमारी नज़र और 4 चीज़ों की तरफ नहीं जा रही है। अमेरिका की रिपोर्ट इंकशाफ गो 400% इजाफा गसान ईयरली। That means कि तत्यासी बाज़ाब्ते अमि हवाले पहल सपदान, नंबर्स आसान चेक कर, तो सैनिस मुल्कस मज तुथ कह वनिस तम कदम आमत तुलन वो सैनिस मुल्कस मज कत्या लुक अत मज मुबतला। तो अगर जम्मू कश्मीर कत करो, इथन खास नफरन खतर, खास बच्चन खतर कम इंतजाम तिथ स्कूल, तुथ इहंद खतर तुथ ट्रीटमेंट, तिथ थेरेपीज, यह कन यमन दरकार। बिल्कुल तुम वो अगर इंडिया कत करो गो अंडर द ग्रेटर डोमेन, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे एक मेजर सर्वे नहीं हुई है थ्रू आउट इंडिया, कोई मेजर सर्वे नहीं है। जो हमारे पास अभी रिकॉर्ड अवेलेबल है 1:100 रेशो बताया गया है कि 100 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक पाया गया है जी। और अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में इमहानज ने यूनिसेफ के साथ लिंक्ड एक सर्वे की है, लेकिन वो सर्वे एक छोटे लेवल पे थी। अच्छा। उसमें जो केसेस खुद से हॉस्पिटल गए हैं, जो केसेस खुद से रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में सर्वे किए हैं उन्होंने 1:43। अच्छा। 43 बच्चों में एक बच्चा ऑटिस्टिक बताया है। अच्छा। ठीक है, ये कश्मीर का, ये एक इमहानस की एक छोटी सर्वे है, जो इसमें मेजर सर्वे होगी तो नंबरात काफी बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कश्मीर में और इंडिया की अगर हम बात करेंगे और कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे अभी कोई सर्वे नहीं हुई है इन बच्चों के हवाले से कि जिसमें देखा गया कि इन बच्चों की तादाद कैसे है। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं कि जो इनका राइट टू एजुकेशन या रिहेबिलिटेशन का एक्ट होता है इनका, या पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, ठीक है, उसको बराईकार अमल में लाने के लिए अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है। ठीक है, अगर हम पहले सर्वे की बात करेंगे, यहाँ पे एक बहुत निजी या बहुत एक ग्रास रूट लेवल सर्वे की ज़रूरत है। एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक सर्वे की ज़रूरत है जिसमें देखा जाएगा कि ऐसे बच्चों की तादाद कितनी है। मैक्सिमम केसेस यहाँ कश्मीर में पेरेंट्स सामने आते हैं, ऐसे केसेस को रिपोर्ट नहीं करते। अच्छा। यहाँ बहुत मेथड्स प्रेवेलेंट है कश्मीर में, जो जैसे बोलते हैं कि हमारा नॉर्मल बच्चा नहीं करते, हम उसको सामने नहीं लाएंगे। ठीक है, सोसाइटी में एक सिटिग्मा है कि मेरे को लोग क्या बोलेंगे, मेरे को लोग कैसे देखेंगे, मेरे को लोग जज करेंगे इस चीज़ से, तो ऐसे बच्चों को सामने नहीं लाते। इस वजह से सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट है कि एक डेप्थ सर्वे की ज़रूरत है जिसमें एक ये चीज़ें सामने आएंगे। दूसरी चीज़, जो पेरेंट्स इन बच्चों के साथ है, जिनको ऐसे बच्चे हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी है। मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे कश्मीर में अभी उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी होनी चाहिए। अच्छा। चाहे हम गवर्नमेंट लेवल की बात करेंगे, ठीक है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस अभी यहाँ पे नहीं है जिसमें अर्ली इंटरवेंशन, डिफरेंट हर डिस्ट्रिक्ट में एक अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स होने चाहिए, और उसमें एक बहुत सारे रीजंस हैं। डू वी हैव स्पेशलाइज्ड स्कूल्स फॉर सच पीपल? बहुत लिमिटेड, ना के बराबर, ना के बराबर। ठीक है, ऑल्दो प्राइवेट सेक्टर में दे डू हैव सम, बट वो भी बहुत कम के बराबर है। ठीक है, इसमें ये देखा गया, ऐसे पेरेंट्स से हमने ये देखा गया है कि इनमें जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है, स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, बिहेवियरल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। उसमें हमारे पास एक कमी ये है कि
प्रोफेशनल पूल हमारे पास बहुत कम है। अच्छा। ठीक है, जैसे आपने यूएस की रिपोर्ट की बात की उसमें मैं 3 मॉडल्स की जिक्र करूंगा जी। एक उन्होंने कैलिफोर्निया में गेट सेट अर्ली मॉडल यूज किया है, गेट सेट अर्ली मॉडल, ओके, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया कि पीडियाट्रिशियन को ट्रेन किया, थेरेपिस्ट्स को ट्रेन किया और टीचर्स, स्कूल टीचर्स को ट्रेन किया, उनको अर्ली स्क्रीनिंग के लिए उन्होंने यूज किया, ठीक है, डिफरेंट डायग्नोस्टिक टूल्स या पेरेंट थेरेपिस्टिक टूल्स उनको दिए, जिस वजह से वो अर्ली स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अमला तैयार करना है, हाँ, हमें एक प्रोफेशनल पूल तैयार करना है, हमें यहाँ के पीडियाट्रिशियंस को, यहाँ के डिफरेंट थेरेपिस्ट्स को, टीचर्स को इसके लिए ट्रेन करना है ताकि वो स्क्रीनिंग में कैसे हमें हेल्प कर सकते हैं। दूसरी एक चीज है, ये मैंने कैलिफोर्निया की बात की, पेंसिल्वेनिया में उन्होंने एक चीज की कि उन्होंने एक एड, मेडिक एड जारी किया, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पेरेंटल इनकम। आपकी पेरेंटल इनकम क्या है, आप कितना कमाते हैं, आपको एक मेडिक एड मिलता है, आपको थेरेपी पर पैसा मिलता है, आपको ये सब मिलता है, जो भी इन बच्चे होंगे उनको जो भी रिक्वायरमेंट है दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे पोर्टोरिको में ये हुआ कि उसमें एक चीज उनको दी गई है, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है पेरेंट को उन्होंने एक एसडी गाइड दिया है, बहुत स्ट्रिक्टली ये इंप्लीमेंट किया है वहां पे। इस वजह से वहां पे जो आप देख रहे हो 1:19 रेशियो है 19 बच्चों में एक, इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग सिस्टम एंड इवैल्यूएशन सिस्टम जो वहां पे उन्होंने पूल तैयार किया है। उसके बाद उन्होंने एक पेरेंट को एक गाइड दिया है, जैसे बच्चा पैदा हुआ एक गाइड दिया है, उसमें देखा गया कि अगर बच्चे में इस महीने में ये सिम्टम्स आपको इसके पास जाना है, अगर ये बहुत एक स्क्रीनिंग टूल था, उसको उन्होंने बहुत सख्ती के साथ अमल में लाया गया, ठीक है। और यहाँ पे जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्क्रीनिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इन बच्चों को नहीं, सारे बच्चों को स्क्रीन करे, जिसमें हमें ये बच्चे रह नहीं पाएंगे। और सबसे बहुत ज़रूरी बात है प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना इस चीज़ के बारे में, स्पेशली पीडियाट्रिशियंस, स्पेशली डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट्स, ठीक है, स्पेशली जो इस फील्ड के इसके रिलेटेड पैरामेडिकल जो पैरामेडिकल होते हैं। सठी अहम कथ तो यूजन तो गॉडनिच कथ करो सारी खुद ज़्यादा जिम्मेदारी सोसाइटी हज जिम्मेदारी गई ऐसी या माहिर अम हवाल थेरेपिस्ट तिहन जिम्मेदारी गई ऐसी, मगर सारी खुद ज़्यादा जिम्मेदारी वालदेन पेरेंटन हज। अगर तिमो गोडनेथ पान हिम्मत हर तमिस बच्चे सं जिंदगी बन अजीरन, यानी तुम पानस मज गोडनेथ हिम्मत थावन तो बेय समझन परवरदिगार सिंद तरफ अख इनायत, अख तोहफे तो अख आजमाइश तिकाज वारियाह तिम वालदेन आसान तरसान पूरी जिंदगी ज अगर तिमन स्पेशल चाइल्ड ते परवरदिगार नसीबस करे मगर कहीं गोस तिमन आसन तो तम पत अगर तुम जिंदगी मज यह बच्चा आव यह अल्लाह ताला कुन खास वजह से तुम जिंदगी मज ओनमुत अम सात हिम्मत हारन कि अम सात हिम्मत बराबर थावन बे समझन अल्लाह ताला अगर जिम्मेदारी अता कर जिम्मेदारी निभावन असल पे निभावन तो मालिस माजन जो फर्ज बेहतरीन पे निभावन तेली हेकन पे समाज गो तमिक पानी गरिक बाकी बस पे पूरे समाज अमिस बच्चस एक्सेप्ट कर, मगर अगर न एक्सेप्टेंस मालिस माज हज लेवल पे कहीं बच्चे जिंदगी गई बर्बाद। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे बातें भी सुनने में आई है कि ये जो ऑटिज्म के केसेस हैं ना ज़्यादातर लड़कों में पाए जाते हैं और लड़कियों में कम। हमें बताइएगा कि इस बात में क्या सच्चाई है और अगर ये सच है तो इसके पीछे क्या रीजन है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात है बिल्कुल सही फरमाई है। ये 3 टाइम्स मोर होता है बॉयज़ में एज कम्पेयर टू गर्ल्स। उसमें बहुत सारे रीजन है। अभी तक जो रिसर्च हमारे पास है उसमें ये पड़ रहा है कि इनका जो बॉयज़ का जेनेटिक मेकअप होता है दैट इज ईजिली ससेप्टेबल टू एसडी ट्रेट्स, ठीक है, एज कम्पेयर टू गर्ल्स उनमें नहीं होता है। उसमें वो डिफरेंट फैक्टर्स भी बताए गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास जो रिसर्च है उसमें ये बताया गया है कि जो जेनेटिक मेकअप होता है इस वजह से वो बहुत ससेप्टेबल होता है बॉयज़ के हवाले से एज कम्पेयर टू गर्ल्स। आपने एक बात जिक्र की, एक्सेप्टेंस की आपने बात की, ठीक है। पूरी दुनिया में जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं और यहाँ पे इस प्रोग्राम की वसातत से मैं नाजरीन को बताना चाहता हूँ सबसे मेन चीज़ और सबसे जो गोल्डन रूल उसके लिए दैट इज़ एक्सेप्टेंस। अगर आप एक्सेप्ट अपने आप को करते हो, इस बच्चे में करते हो कि ये इसमें स्पेशल एबिलिटीज़ है, इट इज़ अ स्पेशल, इसको जब आप एक्सेप्ट करोगे तभी आप दूसरे ऑप्शन पे जाओगे। जान है, हाँ, जानदार है, हाँ, जान है। और जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे तभी आप दूसरे ऑप्शंस को अवेल कर सकते हो, तभी आप थेरेपीज इंटरवेंशन को अवेल कर सकते हो। यहाँ पे हमने देखा गया, हाँ, यहाँ पे हमने देखा गया एट द एज ऑफ 10-12 तब तक पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ कर कत, यहाँ कर दवाई वुर त्रेविर, यहाँ अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, चोर वुर कत, यहाँ कर एम्पथ कत, ये 4 महीने के 4 साल के बाद बात करेगा। ये ना बेहवन वन शुरिस में, वन चाइल्डहुडस में, बचपनस में क्या ना परवाह और ये अड़ बच्चे कर। बट मैं पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है, इनको आइडेंटिफाई करने की, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद तुरंत आपको इनको स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत होती है। पेरेंट जितना जल्दी एक्सेप्ट करेगा उतना उसका बच्चा आगे जाएगा। मैंने देखा हमारे पास केसेस आए हैं एट द एज ऑफ 13, एट द एज ऑफ 14 पेरेंट्स फोकस करते हैं एकेडमिक्स की ओर, मेरा बच्चा कब स्कूल में एडमिशन करेगा, मेरा बच्चा कब किस बड़े स्कूल में जाएगा, इसमें जाना चाहिए, उसमें जाना चाहिए। मैं पेरेंट्स को बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ओर ध्यान देना है, आपको एक इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनाना है अपने बच्चे को, ठीक है। उसके बाद ही आप एकेडमिक्स की ओर जाइए, क्योंकि जब ये बच्चे स्कूल जाते हैं फिर 10 साल 12 साल बाद ये फिर हमारे पास आते हैं, सर वहाँ पे उसने कुछ नहीं किया है, ये चीज़ हो गई, वहाँ बिहेवियरल इश्यूज हो गए, ये चीज़ हो गए, क्योंकि हमने एट द अर्ली उनको
बोला होता है कि आप ऐसे मत करो, लेकिन वो एक्सेप्टेंस नहीं होती है। पेरेंट बोलता है कि सोसाइटी में मुझे भी बोलने चाहिए मेरा बच्चा इस स्कूल में जाता है, मेरा बच्चा उस स्कूल में जाता है, ठीक है, लेकिन उसको वहां पर फिक्र अपने स्टेटस की होती है, लेकिन बच्चे का वेलफेयर, उसका वेलबींग, उसका कंसर्न कम ही होता है। हाँ, एकेडमिक्स पे आप बिल्कुल ध्यान मत दो, आप अपने बच्चे की वेलबींग पे ध्यान दो। जब वो एक अच्छा इंडिविजुअल बनेगा, वो कुछ भी करे, कम ज्यादा करे, वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनना चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए या केयर गिवर्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। आपको पेरेंट्स को इस चीज को एक्सेप्ट करना है और उसको एज अर्ली इंटरवीन जितना आप कर सकते हो उतना आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन जो पीरियड होता है ये यील्ड रिजल्ट्स करता है बहुत बेटर। जितना हम छोटे बच्चे को लेंगे अर्ली इंटरवेंशन में, उतने बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि समाज में रोजान ये वारिया मिसकंसेप्शंस वारिया बीमार नहीं हवाले या वारिया मेंटल डिसऑर्डर नहीं हवाले वारिया लोगन शायद समझान खबर मा लागदार बीमार, अगर सोन बच्चे सत वोथ या तमिस टच को अमिस मा लार अमि हवाले तो थोड़ा बहुत रसकंड आगही सन वुचन वाले यह मे वो गो यह तिज बेमार कह ना लारान ये अकिस बेस रोजन सह कह चीज मे वो गो अमिच फाउंडेशन स्टोन जेनेटिक मेकअप क्या यम बच्चे आम नोशन कि अगर ये अकिस पेरेंट सुन बच्चे कत करान क्या दपान कि बह त्रावन यह 10 बच्चन में शायद कर शायद हे यह कर तिमन नश कत, मगर बह पेरेंटन तिमन बास चीज बड़ अजीब, यह बह ये प्रोग्राम के वसात यह वनान तिमन बास बड़ अजीब चीज। बह वनान अर्ली स्टेजस मज गमन यह चीज गसन कि यम गसन यमन बच्चन मज त्रावन क्या तम सह चीज गसन आज कि अमिस बिहेवियरल डेवलपमेंट आज अकिस 10 बच्चन सह गो यह हम बच्चे पान वन इंटरेक्ट कर साइकोलॉजिकली ज्यादा एलोन गसन। परफेक्ट टाइम पीरियड अम खतर वन कि आपको कब बच्चों में इसको डालना है, आपको कब दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कराना है। सबसे पहले हमें फाउंडेशन तैयार करनी है, हमें कैसे करना है। वन कि वन वन वर्ड लेवल पे बच्चे वन सिंगल कमांड्स समझन क्या यह बच्चन मन गसान तिमन मल्टीपल कमांड्स तिम अथी तिम इशार समझन गेस्चर्स समझन इस यह बच्चे हेकान समझित कह तिम डिफरेंट और विद द रीजन यम बच्चे कैंसन तरीका बुली कर यमन बच्चन सम सह सोशली एलोन तो सोशली एलोप यमो बिहेवियर ज्यादा अलग पे पेरेंट वन अस यह त्रो बच्चन मज मगर अहद बिहेवियर्स बढ़े अम खोत ज्यादा आम लोगन हुंद बिहेवियर गोछ आसुन बड़ शफकत वोल बिहेवियर, मोहब्बत वोल बिहेवियर, अफेक्शन वोल बिहेवियर इथन बच्चन से इथन लोकन से बिल्कुल बह वनान कि यूरोपस मज या अमेरिका कत कर तत एक्सेप्टेंस तिम अगर तुम वो फीफा वर्ल्ड कप गो पत्म लट वहाँ पे सेंसरी रूम्स बनाए गए तक दुक ऑटिस्टिक पेरेंट्स यह पेरेंट्स बच्चे उनके लिए सेंसरी रूम्स बनाए गए, ठीक है, क्योंकि तिम गन ये एक्सपीरियंस तिम गन फुटबॉल मैच तक वुन बाकी चीज तिम तक सेंसरी रूम्स तक बन तो तिम दपान कि एनवायरनमेंट करो चेंज ना कि इस करो इंडिविजुअल चेंज। हमारा यहाँ पे जो कंसर्न है हम बोलते हैं इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि हम इसको अपने तरीके से बनाएं, जो हम चाहते हैं वैसा ये बने, लेकिन ये नहीं कि जो इसकी वीकनेसेस है उनको समझकर हम इस जैसा बन जाए, इसकी लेवल पर आकर इसकी बात को समझने की बात को बिल्कुल बिल्कुल अमिस नीड्स तिम डिफरेंटली एड्रेस करने अस तिमन ख्याल थवन कि सारी खुद बोड रोल इसमें वो कि पेरेंट कर सारी खुद बोड रोल पेरेंट कर। अगर उसको लगेगा कि मेरे बच्चे में ये इशू है मुझे क्या करना चाहिए, वो बिना उसको गूगल नहीं करना चाहिए, वो हमेशा गूगल इसको कंफ्यूज करेगा क्योंकि उसको लगता है कि इस चीज़ का इलाज नहीं है, इस चीज़ का ये चीज़ है, अब ये चीज़ है, अब ये चीज़ हो रही है। उसको आना चाहिए अर्ली इंटरवेंशन पीरियड में, अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज लेनी चाहिए, ठीक है। विद टाइम उस बच्चे में बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। डॉक्टर साहब, चूंकि अभी टेक्नोलॉजी और एआई का दौर चल रहा है, हमें बताएगा क्या इसके डायग्नोसिस में कोई अच्छी तब्दीली आ सकती है विद द हेल्प एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी? बिल्कुल बिल्कुल, एआई इसमें बहुत प्रोफाउंड रोल अदा कर रहा है, ठीक है। जो ब्रेन इमेजरी हो रही है, जिसमें अभी जो मैं आपको इस रिपोर्ट के हवाले से भी बताऊंगा कि इसमें $5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है जो गवर्नमेंट ने किया है इस चीज़ को बूस्टअप अवेयरनेस और रिसर्च को बूस्टअप करने के लिए, ठीक है। यूएस ने $5 मिलियन एक बिग इन्वेस्टमेंट होती है इस चीज़ को रिलेटेड, क्योंकि वो सोसाइटी को अपलिफ्ट करता है जब आप इन चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जब हम एआई की बात कर रहे हैं, इसमें एआई का बहुत बड़ा रोल है कि आप ब्रेन इमेजिंग, ब्रेन सीक्वेंसिंग डिफरेंट तरीके से देख सकते हो और आप अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो। जब माँ के पेट में ही बच्चा होता है, जब विद द हेल्प ऑफ एआई टेक्नोलॉजी आप डिफरेंट ब्रेन इमेजनरी, ब्रेन शेप्स, ब्रेन साइजेस और डिफरेंट इमेजेस और डिफरेंट जो मूवमेंट्स और उनको पढ़कर रिसर्च करके, ठीक है, आप शायद अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें ऑटिज्म ट्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है, इन बच्चों में ये चीज़ हो सकती है। और एआई का एक बहुत बड़ा रोल है, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे हेयरिंग एड लूप सिस्टम होता है, या ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें हमें लगता है कि हमें नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स देने होते हैं, एआई उसमें बहुत अच्छा रोल कर रहा है। हमें इनकी क्लासरूम सेटिंग्स को एनहेंस कर रहा है, एआई इसमें बहुत अच्छा रोल कर रहा है। हॉस्पिटल सेटिंग्स को इंप्रूव करना है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि आप लिफ्ट में जा रहे हो, वहाँ पे आपने देखा होगा जब आप लिफ्ट में जाते हो बटन जहाँ पे होते हैं वहाँ पे कुछ डॉट्स होते हैं, ठीक है। जो ब्लाइंड लोग होते हैं उसको वो ब्रेन लैंग्वेज होती है, वो उसको फील करके एक टैक्टाइल इनपुट लेते हैं, उस वजह से वो रीड करते हैं कि मुझे 2nd फ्लोर में जाना है, 3rd फ्लोर में जाना है। अगर एआई को आप यूज़ करोगे तो
आपका ऑटिस्टिक बच्चा नॉर्मली फ्ले करेगा श्रीनगर से दिल्ली विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी केयर गिवर्स है ना। उसको जब AI टेक्नोलॉजी आप इनकॉर्पोरेट एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे, हॉस्पिटल्स पे, एजुकेशन सेटअप्स पे, तो आने वाले 10 सालों में जो हम देख रहे हैं क्या जो टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन AI ने लाया है, ऑटिज्म के हवाले से अगर इसमें इन्वेस्टमेंट होगी, ये बहुत बड़ी सक्सेस और बहुत आगे ले जाएगा। ऐसी उम्मीद रखेंगे। जिस किस्म के इक़दाम उठाए जा रहे हैं और जिस किस्म के कॉन्शियस स्टेप्स इस हवाले से उठाए जा रहे हैं, उम्मीद रखेंगे कि बहुत जल्द जो इस मसले में मुब्तला लोग हैं उनके लिए एक राहत का मामला होगा। परवरदिगार से हम दुआ करेंगे कि ऐसा ही हो। तब तक जो वालिदैन हैं, जो आपके अफराद खाना हैं, वो हिम्मत रखें, हौसलों के साथ काम लें और अपने इन बच्चों का, इन आर्टिस्टिक लोगों का हौसला बढ़ाएं, उनका ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।